अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 कोलेस्टिटोमा एंड क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया। कोलेस्टिटोमा क्या होता है? नॉर्मली जो हमारा मिडिल ईयर क्लेफ्ट होता है यानी मिडिल ईयर, वो लाइन हुआ है डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियम के साथ इन द डिफरेंट रीजन्स। ठीक है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। यानी उसमें सीलिएटेड कॉलमनार उसके एंटीरियर पार्ट में होती है, इन्फीरियर पार्ट में भी सीलिएटेड कॉलमनार ही होगी, जबकि मिडिल पार्ट में क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है और पेवमेंट लाइक होगी एटिक वाले एरिया में। ठीक है, तो मिडिल ईयर जो है, मिडिल ईयर यानी कहीं पे भी जो है कैरेटिनाइजिंग स्क्वामस एपिथेलियम के साथ लाइन नहीं हुआ हुआ। ठीक है, इसको कैरेटिनाइजिंग स्क्वामस एपिथेलियम कहीं पे भी लाइन नहीं करती। इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ द लेटर टाइप ऑफ एपिथेलियम, यानी इसी एपिथेलियम की ही प्रेजेंस मिडिल ईयर के अंदर या फिर मैस्टोइड के अंदर कॉन्स्टिट्यूट करती है कोलेस्टिटोमा को। ठीक है, जो हमारा मेन टॉपिक है। दूसरे अल्फाज में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कोलेस्टिटोमा इज़ अ स्किन इन द रॉन्ग प्लेस, यानी स्किन जो है वो रॉन्ग प्लेस में है, उसी को हम कोलेस्टिटोमा कह रहे हैं। ये जो टर्म है कोलेस्टिटोमा, ये एक मिसनोमर है, क्योंकि ना ही इसमें कोलेस्ट्रॉल के क्रिस्टल्स हैं, ना ही ये एक ट्यूमर है कि इसमें हम ओमा वाला सुफिक्स लगाएं। ये बस एक मिसनोमर है। हाउएवर ये टर्म जो है रिटेन हुई है बिकॉज ऑफ इट्स वाइडर यूजेज, इसके वाइडर यूजेज की वजह से। एसेंशियली कोलेस्टिटोमा दो हिस्सों का बना होता है। सबसे पहला नंबर 1 उसमें मैट्रिक्स है, जो कि कैरेटिनाइजिंग स्क्वामस एपिथेलियम का बना हुआ है, और ये रेस्ट करेगा ऑन थिन स्ट्रोमा ऑफ द फाइब्रस टिश्यू। ठीक है, पतला सा स्ट्रोमा होगा फाइब्रस टिश्यू का, उसके ऊपर ये कैरेटिनाइजिंग स्क्वामस एपिथेलियम होती है। दूसरा इसका यहाँ पे फिगर में भी देखें, हमने कहा कोलेस्टिटोमा में दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है ये मैट्रिक्स, जो कि कैरेटिनाइजिंग स्क्वामस एपिथेलियम का बना हुआ है, और ये रेस्ट कर रहा है ऑन दिस थिन फाइब्रस स्ट्रोमा। ठीक है, इस फाइब्रस स्ट्रोमा के ऊपर ये रेस्ट कर रही है एपिथेलियम। दूसरा इसका सेंट्रल वाइट मास होता है, जो कि कैरेटिन डेब्रिस का बना हुआ है, और मैट्रिक्स ही जो है ना, यही मैट्रिक्स इसको प्रोड्यूस करता है, इस कैरेटिन मास को। ठीक है, तो इसी रीज़न के लिए इसको हम एपिडर्मोसिस या कैराटोमा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कैरेटिन डेब्रिस है और इसको जो है इसी मैट्रिक्स ने प्रोड्यूस किया है, तो हम कैराटोमा या एपिडर्मोसिस भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। अब कोलेस्टिटोमा का ओरिजिन देखते हैं। जेनेसिस जो है इस कोलेस्टिटोमा की, वो मैटर ऑफ डिबेट है कि कैसे ये मतलब जनरेट होता है। Any one of its genesis must explain how squamous epithelium appeared in the middle ear cleft। जब squamous epithelium होती ही नहीं है middle ear cleft में, तो ये कहाँ से कैसे appear हुई? ठीक है, अब वेरियस जो व्यूज़ हैं वो एक्सप्रेस हैं यहाँ पे। नंबर 1 के कंजेनाइटल सेल रेस्ट की प्रेजेंस होती है, प्रेजेंस ऑफ कंजेनाइटल रेस्ट सेल्स। नंबर 2 इन्वेजिनेशन ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन फ्रॉम द एटिक और पोस्टीरो सुपीरियर पार्ट ऑफ द पार्स टेंसा इन द फॉर्म ऑफ रिट्रैक्शन पॉकेट। देखिए, याद रखिएगा ये सारी थ्योरीज़ हैं, मतलब कि किस तरह ये कोलेस्टिटोमा बना, कैसे वहाँ पे मिडिल ईयर में स्क्वामस एपिथेलियम, कैरेटिनाइजिंग स्क्वामस एपिथेलियम आई। तो एक थ्योरी है कि यहाँ पे कंजेनाइटल सेल रेस्ट की प्रेजेंस होती है। दूसरी थ्योरी है कि हमारी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है ना, वही इन्वेजिनेट करती है। कहाँ पे इन्वेजिनेट करेगी? एटिक वाले या फिर जो पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट होता है हमारे पास टेंसा का, उसकी ही इन्वेजिनेशन होगी और एक रिट्रैक्शन पॉकेट बनेगा। यहाँ पे फिगर में शोन है जेनेसिस ऑफ कोलेस्टिटोमा, ये एक रिट्रैक्शन पॉकेट देके बना है। ये देखें एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल है, यहाँ पे हैंडल ऑफ मैलियस अटैच हो रहा है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, उसमें देखें ये रिट्रैक्शन पॉकेट बना। ठीक है, उसके बाद जो है तो यहाँ पे ये रिट्रैक्शन पॉकेट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, यानी जो पार्स टेंसा वाला पार्ट होता है ना, हमारा पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, उसकी इन्वेजिनेशन हो जाती है या फिर एटिक वाले रीजन में। इसको याद रखिएगा, हम कहते हैं विटमैक्स थ्योरी। ठीक है, विटमैक्स थ्योरी। आउटर सरफेस हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का बाहर वाला जो होता है वो लाइन हुआ होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम के साथ, जो आफ्टर द इन्वेजिनेशन फॉर्म्स द मैट्रिक्स ऑफ कोलेस्टिटोमा एंड लेज डाउन द कैरेटिन इन द पॉकेट। यानी फिर जब इसकी इन्वेजिनेशन होगी तो कोलेस्टिटोमा का जो मैट्रिक्स है वो इसी से बनना है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था ना मैट्रिक्स ऑफ द, ये जो मैट्रिक्स है ये इसी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से लाइन हुआ, उसी से इसका मैट्रिक्स बनेगा कोलेस्टिटोमा का आफ्टर द इन्वेजिनेशन, और यही जो है कैरेटिन पॉकेट को ले डाउन करेगा। थर्ड थ्योरी होती है बेजल सेल हाइपरप्लेजिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको हम कहते हैं रूडीज थ्योरी। ठीक है, इनके नाम भी इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए। रूडीज थ्योरी क्या कहती है कि हमारे जो बेजल सेल्स होते हैं जर्मिनल लेयर ऑफ द स्किन के, ठीक है, ये देखें ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल है, यहाँ पे इसमें जो जर्मिनल लेयर होती है हमारी स्किन की, उसके जो बेजल सेल्स होते हैं वो प्रोलिफरेट करेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इन्फेक्शन, जब भी कोई इन्फेक्शन हुआ, और फिर वहाँ पे कैरेटिनाइजिंग स्क्वामस एपिथेलियम को ले डाउन करेंगे। ठीक है, हम वजूहत पढ़ रहे हैं ना, कहाँ से आई है कैरेटिनाइजिंग स्क्वामस एपिथेलियम, तभी तो कोलेस्टिटोमा बना। तो इन्फेक्शन की वजह से फिर प्रोलिफरेशन हुई बेजल सेल्स की और ये इसकी फॉर्मेशन होगी। देन है थर्ड थ्योरी होती है हमारे पास
एपिथेलियल इन्वेजन, जिसको हम हैबरमैन्स थ्योरी भी कहते हैं। एपिथेलियम जो होती है मेटस से या हमारे आउटर ड्रम के सरफेस से, वो मिडल ईयर के अंदर ग्रो करेगी थ्रू अ प्री एग्जिस्टिंग परफोरेशन, स्पेशली ऑफ द मार्जिनल टाइप, जहाँ पे जो पार्ट होता है एन्युलस टिम्पेनिकस का, वो ऑलरेडी जो है डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। यानी अब इस थ्योरी को हम कह रहे हैं हैबरमैन्स थ्योरी। इसका भी नेम इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बता रहा है कि हैबरमैन थ्योरी में जो हमारी एपिथेलियम जो है उसकी इन्वेजन होगी, इसको एपिथेलियल इन्वेजन कहेंगे। देखिए यहाँ पे फिगर में भी दिखाया गया है, एपिथेलियम जो है हमारे इस एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस से या फिर आउटर एयर ड्रम से, इसके सरफेस से, वो हमारे मिडल ईयर के ही अंदर ग्रो कर रही है। कि कहाँ से? एक प्री एग्जिस्टिंग परफोरेशन के थ्रू, जो कि मार्जिनल टाइप की परफोरेशन हो सकती है, जिसने पहले से ही एन्युलस टिम्पेनिकस को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ठीक है, वहाँ से ये एपिथेलियम अंदर की तरफ मिडल ईयर में इन्वेजिनेट कर रहा है, तो उसको हम एपिथेलियल इन्वेजन कह रहे हैं या हैबरमैन्स थ्योरी। इस तरह से भी कोलेस्ट्रोमा की फॉर्मेशन हो सकती है। एंड लास्ट है मेटाप्लेजिया, जिसको हम सैड्स थ्योरी कहते हैं। सैड्स थ्योरी क्या कहता है कि हमारा जो मिडल ईयर का म्यूकोजा है, जिस तरह हमारी रेस्पिरेटरी म्यूकोजा होती है कहीं पे भी, उसी तरह इसमें भी मेटाप्लेजिया हो जाएगा बार बार इन्फेक्शंस की वजह से, और यही ट्रांसफॉर्म हो जाएगी स्क्वामस एपिथेलियम के अंदर। ठीक है, मेटाप्लेजिया या सैडिस थ्योरी। तो ये डिफरेंट थ्योरीज थी इसकी कोलेस्ट्रोमा की जनरेशन में या इसके ओरिजिन में, हम कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है, इसको कोलेस्ट्रोमा को जो है क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, यहाँ पे 11.4 फिगर देखें और ये 11.3 में देखें। तो कोलेस्ट्रोमा को एक तो हमने क्लासीफाई किया है कंजेनाइटल, एक्वायर्ड प्राइमरी, एक्वायर्ड सेकेंडरी। ठीक है, सबसे पहला कंजेनाइटल जो कोलेस्ट्रोमा है। कंजेनाइटल कोलेस्ट्रोमा क्या होता है? ये ना जो एम्ब्रियोनिक एपिडर्मल सेल रेस्ट होते हैं हमारे मिडल ईयर क्लेफ्ट में या फिर टेम्पोरल बोन में, उनमें से अराइज करता है। ठीक है, उन एम्ब्रियोनिक एपिडर्मल सेल रेस्ट से जो डेवलपमेंट के दौरान वहाँ पे ट्रैप हो गए हों, ठीक है, मिडल ईयर क्लेफ्ट में, तो वहाँ से ये कोलेस्ट्रोमा फॉर्मेशन हो जाती है। कंजेनाइटल कोलेस्ट्रोमा याद रखिएगा 3 इंपॉर्टेंट साइट्स पे होता है। एक तो मिडल ईयर में होगा, पिट्रस एपेक्स और सेरिबेलो पोंटाइन एंगल पे। ठीक है, और ये सिम्टोमेटोलॉजी प्रोड्यूस करेगा, वही उसकी लोकेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जहाँ पे ये लोकेटेड है उस हिसाब से सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे। मिडल ईयर, पिट्रस एपेक्स एंड सेरिबेलो पोंटाइन एंगल साइट्स इंपॉर्टेंट है कंजेनाइटल कोलेस्ट्रोमा की। तो मिडल ईयर जो कंजेनाइटल कोलेस्ट्रोमा होगा वो प्रेजेंट करेगा एक वाइट मास की तरह, जो कि हमारी इंटेक्ट टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के बिल्कुल पीछे वाइट सा मास हमें नज़र आएगा। और जाहिर सी बात है ये कंडक्टिव हियरिंग लॉस भी करवाएगा। ठीक है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस। इसमें इसके अलावा कह रहा है कि कभी कभार ये रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ द चिल्ड्रन पे भी डिस्कवर हो सकता है, या फिर जब हम मारिंजोटोमी करते हैं तो मारिंजोटोमी की टाइम पे भी हमें ये इंसिडेंटली भी फाउंड हो सकता है कोलेस्ट्रोमा। इसके अलावा ये कंजेनाइटल कोलेस्ट्रोमा मिडल ईयर का स्पॉन्टेनियसली रप्चर भी हो सकता है थ्रू द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, और प्रेजेंट करेगा विथ अ डिस्चार्जिंग एयर, यानी एयर से फिर डिस्चार्ज प्रोड्यूस होगा, इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द केस ऑफ क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। जिस तरह हमने देखा क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया में एयर डिस्चार्ज प्रोड्यूस होता है, इसी तरह जब ये कोलेस्ट्रोमा कंजेनाइटल कोलेस्ट्रोमा रप्चर होगा तो सिमिलर किस्म का डिस्चार्ज हमें मिलेगा एयर से। अगली टाइप हमने कहा प्राइमरी एक्वायर्ड कोलेस्ट्रोमा होता है। तो इसकी क्लासिफिकेशन ज़रा देखें 11.3 में। ये प्राइमरी कोलेस्ट्रोमा की जेनेसिस गिवन है। क्या होता है कि यूस्टेशन ट्यूब जब ऑब्स्ट्रक्ट होगी तो हमारे मिडल ईयर में परसिस्टेंट अगर नेगेटिव प्रेशर रहा, उसकी ब्लॉकेज की वजह से नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा, वो अगर परसिस्ट रहा तो फिर एटिक या पोस्टीरियर सुपीरियर रिट्रैक्शन पॉकेट बनेगा, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया। अब ये जो रिट्रैक्शन पॉकेट बना है वहाँ पे प्राइमरी एक्वायर्ड कोलेस्ट्रोमा की फॉर्मेशन हो गई। ठीक हो गया। इसके अलावा भी डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं इस प्राइमरी एक्वायर्ड कोलेस्ट्रोमा के। जब भी कोई सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस हो हमारे मिडल ईयर के, तो उन इन्फेक्शंस की वजह से हमारे मिडल ईयर के म्यूकोजा का मेटाप्लेजिया होगा, और वो मेटाप्लेजिया थ्योरी में हमने जैसा डिस्कस किया कोलेस्ट्रोमा फॉर्मेशन को राइज देगा। ठीक है, इसी तरह अगर मिडल ईयर में सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस रहे तो उन्होंने बेजल लेयर की प्रोलिफरेशन करवाई, जिस तरह हमने बेजल लेयर थ्योरी में देखा, तो उसकी प्रोलिफरेशन की वजह से प्राइमरी एक्वायर्ड कोलेस्ट्रोमा की फॉर्मेशन होगी। तो ये डिफरेंट जेनेसिस हैं। तो यहाँ पे यही कह रहा है थ्योरी में, ये फिगर में दिखाया गया है प्राइमरी एक्वायर्ड कोलेस्ट्रोमा। ठीक है, इसको हम प्राइमरी कहते हैं क्योंकि इसमें कोई भी प्रीवियस ओटाइटिस मीडिया की या प्री एग्जिस्टिंग किसी परफोरेशन की हिस्ट्री नहीं होती पेशेंट को, ना ही परफोरेशन की ना ही ओटाइटिस मीडिया उसको था। ठीक है, तभी इसको हम प्राइमरी कह रहे हैं।
अब इसकी जेनेसिस की थ्योरी है, एक तो है कि जो हमारा पार्स फ्लैसिडा होता है, हमारी जो 90% ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो टेंस होती है, टॉट होती है, ठीक है, ज़्यादातर। और जो ऊपर वाला थोड़ा सा रीजन होता है वो पार्स फ्लैसिडा होता है, जबकि बाकी पूरी पार्स टेंसा होती है। जो फ्लैसिड ऊपर वाला थोड़ा सा पार्ट होता है उसी की बात हो रही है, उसकी इन्वेजिनेशन होगी। तो इस थ्योरी में क्या कह रहा है कि अगर हमारे परसिस्टेंट नेगेटिव प्रेशर रहा मिडिल ईयर में, स्पेशली एटिक के एरिया में अगर नेगेटिव प्रेशर रहा, तो हमने डिस्कस किया था कि रिट्रैक्शन पॉकेट बन जाता है, ठीक है। ये मिडिल एयर है, यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, और अगर इसमें नेगेटिव प्रेशर रहा तो वो अपनी तरफ सक करेगा, तो यूँ रिट्रैक्शन पॉकेट पार्स फ्लैसिडा वाले रीजन में बनेगा। तो यहाँ पे फिर जो है केराटिन डेब्रिस वगैरह एक्यूमुलेट होगी। जब इन्फेक्ट हो जाएगा तो केराटिन का जो इसमें मास है वो एक्सपेंड करेगा टूवर्ड द मिडिल ईयर, ठीक है, एक्सपेंड करेगा। थस एटिक परफोरेशन इज इन फैक्ट द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द एक्सपेंडिंग इन्वेजिनेटेड सैक, यानी इस एक्सपेंडिंग इन्वेजिनेटिंग सैक का जो प्रॉक्सिमल एंड है ये वाला, ये जो है एटिक की परफोरेशन करवा देगा, ठीक है। एटिक की परफोरेशन इसी वजह से होगी। दूसरी थ्योरी है इस प्राइमरी एक्वायर्ड कोलेस्ट्रोमा की, बेजल सेल हाइपरप्लेजिया। ये भी हमने डिस्कस किया कि इसमें क्या होता है कि हमारी जो बेजल लेयर होती है इसी पार्स फ्लैसिडा वाले रीजन की, इसका हाइपरप्लेजिया होती है, इसकी प्रोलिफरेशन होगी, ठीक है। क्यों हुई है इसकी प्रोलिफरेशन पार्स फ्लैसिडा वाले रीजन की? सब क्लिनिकल चाइल्डहुड इन्फेक्शंस की वजह से, बार बार उसमें इन्फेक्शन है चाइल्डहुड के दौरान ईयर में, तो उन्होंने इसकी प्रोलिफरेशन करवा दी बेजल लेयर की। एक्सपेंडिंग कोलेस्टिटोमा देन ब्रेक्स थ्रू द पार्स फ्लैसिडा फॉर्मिंग एन एटिक परफोरेशन, ठीक है। वही फिर वहाँ पे पार्स फ्लैसिडा जो है जो एक्सपेंड करता जा रहा है इस प्रोलिफरेशन की वजह से, वो फिर बर्स्ट करे जाएगा, ब्रेक करेगा, और फिर एटिक में परफोरेशन हो जाएगी। इसी तरह थर्ड थ्योरी है प्राइमरी एक्वायर्ड कोलेस्टिटोमा की जेनेसिस में, वही स्क्वामस मेटाप्लेजिया। तो हमारी जो नॉर्मल पेवमेंट एपिथेलियम होती है एटिक वाले रीजन में, उसका हो जाएगा मेटाप्लेजिया, ठीक है, उसका मेटाप्लेजिया हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा केराटिनाइजिंग स्क्वामस एपिथेलियम के अंदर। क्यों हुआ है? वही सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस की वजह से, जिस तरह हमने फ्लो चार्ट में देखा। तो इस तरह के चेंजेस जो हैं ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन वाले जो केसेस होते हैं ना, उनमें ज़्यादातर देखा गया है स्क्वामस मेटाप्लेजिया, ठीक हो गया। थर्ड हमारे पास आती है कोलेस्टिटोमा की टाइप विच इज़ द सेकेंडरी एक्वायर्ड कोलेस्टिटोमा। अब इसमें सेकेंडरी एक्वायर्ड कोलेस्टिटोमा की जेनेसिस में कह रहा है कि रिपीटेड इन्फेक्शन रहा थ्रू द परफोरेशन, यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में कोई परफोरेशन थी, उसकी वजह से रिपीटेड इन्फेक्शन हुआ बार बार परसिस्टेंट, तो उसकी वजह से फिर मिडिल ईयर म्यूकोजा का हमने कहा मेटाप्लेजिया हो जाता है इन्फेक्शंस की वजह से। वो मेटाप्लेजिया हुआ तो उसने सेकेंडरी एक्वायर्ड कोलेस्टिटोमा फॉर्मेशन करवा दी, ठीक है। दूसरा हम कह सकते हैं कि कोई अक्यूट नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस मीडिया हुआ पेशेंट को, ये भी हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया, ठीक है, अक्यूट नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस मीडिया, तो उससे लार्ज सेंट्रल वाली या फिर मार्जिनल परफोरेशन फॉर्म हो सकती है। वह परफोरेशन हुई, उस परफोरेशन से जो एपिथेलियम है वो माइग्रेट की उस परफोरेशन के थ्रू, जो एपिथेलियम हमारे कनाल में एक्सट्राऑर्डिनरी कनाल में, वो अंदर माइग्रेट कर गई और वहाँ जाके उसने सेकेंडरी एक्वायर्ड कोलेस्टिटोमा फॉर्मेशन की। इसको डिटेल में देखेंगे हम। तो सेकेंडरी एक्वायर्ड कोलेस्टिटोमा कह रहा है कि इस केस में याद रखिएगा ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग कोई परफोरेशन होती है पार्स टेंसा वाले रीजन में, ठीक है। हमने कहा कि हमारी जो मोस्टली जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो ये पूरी पार्स टेंसा होती है, यहाँ पे हैंडल ऑफ मैलियस है, और ये वाला रीजन होता है पार्स फ्लैसिडा, ठीक है। तो अब ये पार्स टेंसा वाले रीजन में कोई ना कोई प्री एग्जिस्टिंग परफोरेशन होगी, ठीक है, सेकेंडरी एक्वायर्ड कोलेस्टिटोमा के केस में। अब ये ऑफन एसोसिएटेड होगी विथ पोस्टीरो सुपीरियर मार्जिनल परफोरेशन, ज़्यादातर जो है पोस्टीरो सुपीरियर मार्जिनल परफोरेशन होती है, मार्जिनल, ठीक हो गया। या फिर कभी कभार लार्ज सेंट्रल परफोरेशन भी हो सकती है, ये भी याद रखिएगा। तो अब इसमें जो थ्योरीज हैं इस कोलेस्टिटोमा की जेनेसिस में, वो एक है माइग्रेशन ऑफ द स्क्वामस एपिथेलियम। माइग्रेशन ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम यानी माइग्रेट कर रही है, क्या कह रही है थ्योरी? इसमें क्या होता है कि जो हमारी कैरेटिनाइजिंग स्क्वामस एपिथेलियम है एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल की, या हमारे आउटर टिम्पैनिक, हमारी जो आउटर सरफेस है इसका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, यहाँ पे जो कैरेटिनाइजिंग स्क्वामस एपिथेलियम होती है वो माइग्रेट कर जाएगी थ्रू दिस परफोरेशन, ठीक है। इससे यूँ माइग्रेट करेगी, मिडल एयर के अंदर चली जाएगी, ठीक हो गया। अब परफोरेशंस जो है इन्वॉल्विंग एंड डिस्ट्रॉइंग द टिम्पैनिक एनुलस एज इन द अक्यूट नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस मीडिया, यानी ये परफोरेशंस जो है ना, ये हमारा जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का ये आउटर कोट होता है, एनुलस होता है, इसको ये डिस्ट्रॉय करती हैं, जिस तरह हमने पढ़ा था अक्यूट नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस मीडिया में इसको डिस्ट्रॉय कर देती है, इसी तरह ये भी परफोरेशन इसको डिस्ट्रॉय करेंगी। और तो इस तरह की जो परफोरेशन होंगी ना जो इसको डिस्ट्रॉय करेंगी, वो ज़्यादा लाइकली होती हैं कि अलाउ करें इन ग्रोथ ऑफ द स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। इस तरह की परफोरेशन जो इसको एनुलस को डिस्ट्रॉय करती हैं वो इन ग्रोथ करवा देंगी स्क्वामस एपिथेलियम की, ठीक है, अंदर मिडिल एयर में इन ग्रोथ हो जाएगी।
ये हो गई माइग्रेशन थ्योरी, माइग्रेशन ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम। दूसरा हम कहते हैं कि सेकेंडरी एक्वायर्ड कोलेस्टिटोमा मेटाप्लेजिया की वजह से भी जनरेट होता है। क्या होता है, हमारे मिडिल ईयर का जो म्यूकोजा है उसमें मेटाप्लेजिया होता है। वही बात क्यों हुआ है, रिपीटेड इन्फेक्शंस ऑफ द मिडिल ईयर की वजह से। रिपीटेड इन्फेक्शन मिडिल ईयर के क्यों हुए, किसी प्री एग्जिस्टिंग परफोरेशन की वजह से इन द ब्रोंकाई एज सीन इन द ब्रोंकिएक्टेसिस। अच्छा, तो यहाँ पर ये मिस्टेक है, ये लिख दिया इन्होंने प्री एग्जिस्टिंग परफोरेशन इन द ब्रोंकाई एज सीन इन द ब्रोंकिएक्टेसिस। ये नहीं है सेंटेंस, ये रॉन्ग है। बस यहाँ पे यही बात है कि रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहा है मिडिल ईयर में थ्रू द प्री एग्जिस्टिंग परफोरेशन। प्री एग्जिस्टिंग परफोरेशन की वजह से मिडिल ईयर में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से मेटाप्लेजिया हुआ तो सेकेंडरी एक्वायर्ड कोलेस्टिटोमा फॉर्मेशन हो गई। दैट्स इट, ठीक हो गया। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, विच इज़ द एक्सपेंशन ऑफ द कोलेस्टिटोमा एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन। किस तरह ये एक्सपेंड करता है और किस तरह ये बोन को डिस्ट्रॉय करेगा। अब एक बार यानी अगर हमारा जो कोलेस्टिटोमा फॉर्मेशन हुई वो अगर मिडिल ईयर के लेफ्ट में आ गई तो वो सराउंडिंग सारे स्ट्रक्चर्स को इन्वेड करेगी, ठीक है। पहले ये फॉलो करती है पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, जहाँ पे इसको बहुत ही कम रेजिस्टेंस हो अपने रास्ते में, वहाँ पे ये फॉलो करेगी। और फिर ये एंजाइमेटिक बोन डिस्ट्रक्शन करवाती है, याद रखिएगा, एंजाइमेटिक बोन डिस्ट्रक्शन। ये देखिए मिडिल ईयर है, ठीक है, यहाँ पे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होगी। अब याद रखिएगा अगर ये जो है कोलेस्टिटोमा एक्सटेंड करता है बैकवर्ड, अच्छा ये मतलब कोलेस्टिटोमा जो है एटिक का जो कोलेस्टिटोमा है वो पीछे की तरफ बैकवर्ड एक्सटेंड करेगा एडिटस के अंदर, ठीक है, और एंट्रम के अंदर एंड मेस्टोइड के अंदर। अगर बैकवर्ड गया, डाउनवर्ड ये जाएगा तो ये मीजोटिम्पेनम में चला जाएगा, ठीक हो गया। मीडियली ये जाएगा, हमारी जो यहाँ पे मीडियली इनकस है उसको सराउंड करेगा अगर ऐसे मीडियली आ गया, और जो हैंडल ऑफ मेलिस होता है उसको सराउंड करेगा। तो यानी ये डिफरेंट रूट्स जो है एक्वायर करके, और पहले तो लीस्ट रेजिस्टेंस वाले रीजन में जाएगा, डिस्ट्रक्शन करवाएगा, फिर इसके बाद जो भी चीज़ उसके सामने आएगी उसको डिस्ट्रॉय करेगा। तो कोलेस्टिटोमा की ना प्रॉपर्टी होती है कि ये बोन को डिस्ट्रॉय करता है। ये हमारी जो एयर ऑसिकल्स हैं, मैलियस इनकस स्टेपीज, इनकी डिस्ट्रक्शन करवाता है। बोनी जो लेब्रिंथ है हमारा उसको इरोजन करवा देता है। याद रखिएगा हमारा फेशियल कनाल भी है मिडिल ईयर में, उसको भी डिस्ट्रॉय करता है। साइनस प्लेट या टैगमेंट टिम्पेनाई को, और सब सेवरल कॉम्प्लिकेशंस करवा देगा। तो बोन की डिस्ट्रक्शन इस कोलेस्टिटोमा की वजह से एट्रीब्यूट हुई है टू द वेरियस एंजाइम। अब ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से ये रिस्पॉन्सिबल है, कोलेजिनेज, एसिड फॉस्फेटेज और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। ये लिबरेट होते हैं बाय द ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है, हमारे बोन सेल्स होते हैं, बोन ब्रेकिंग सेल्स, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, उनसे ये लिबरेट होते हैं, और हमारे मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लेमेटरी सेल्स से जो कोलेस्टिटोमा के साथ एसोसिएशन में ये हमें मिलते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट भी और मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लेमेटरी सेल्स, यही इन एंजाइम को रिलीज़ करेंगे और डिस्ट्रक्शन करवाएंगे बोन की। Earlier theory that cholesterol causes destruction of the bone by the pressure necrosis is not accepted these days। यानी अब ये थ्योरी नहीं मानी जाती, एक्सेप्टेड नहीं है कि प्रेशर नेक्रोसिस के थ्रू कोलेस्टिटोमा डिस्ट्रक्शन करवा रहा है। अब जो है ये एंजाइमेटिकल हम कहते हैं, एंजाइमेटिक डाइजेशन हो रही है, डिस्ट्रक्शन हो रही है। दैट्स इट, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ कोलेस्टिटोमा डिटेल में, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया क्या है, ये लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन है ऑफ अ पार्ट और होल ऑफ द मिडिल ईयर क्लेफ्ट। हमारा मिडिल ईयर क्लेफ्ट है उसका पूरा या उसके किसी हिस्से का लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन है, क्रोनिक है ना। तो इसमें क्या होता है कि एयर डिस्चार्ज प्रोड्यूस होगा और परमानेंट परफोरेशन होती है, परमानेंट, ठीक है। तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में जो परफोरेशन है ये परमानेंट हो जाएगी जब इसके एजेस जो होते हैं ना परफोरेशन के, ये एजेस अगर स्क्वामस एपिथेलियम के साथ कवर हो जाएं और स्पॉन्टेनियसली हील ना हो पाएँ तो हम कहते हैं कि अब ये परफोरेशन परमानेंट हो गई, ठीक है। स्क्वामस एपिथेलियम जब आके इसको कवर करेगी। अब परमानेंट परफोरेशन जो है वो लाइकेंड है टू एन एपिथेलियम लाइंड फिस्टुलस ट्रैक, यानी बिल्कुल इस तरह ही होता है ये परमानेंट परफोरेशन, जिस तरह एपिथेलियम से लाइन हुई हुई एक फिस्टुलस ट्रैक बन गया है। अगर हम यहाँ पे फिगर देखें 11.5 तो यहाँ पे यहाँ दिखाया गया परमानेंट परफोरेशन पास टेंसा वाले रीजन की, यानी यहाँ पे दिखाया गया है कि हमारी जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है उसकी जो एपिडर्मल और जो म्यूकोजल लेयर हैं ये मीट कर रही हैं अक्रॉस द परफोरेशन, और ये एक नॉन हीलिंग फिस्टुला ट्रैक की तरह या नॉन हीलिंग फिस्टुला की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है, ये परमानेंट परफोरेशन। अब क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया की ना डिफरेंट टाइप्स है, इसको हमने डिवाइड किया है, याद रखिएगा, दो टाइप्स के अंदर। एक होती है ट्यूबोटिम्पेनिक, दूसरी एटिको एंट्रल। ये क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया की दो टाइप्स हैं। तो ट्यूबोटिम्पेनिक को हम आपने याद रखना है सेफ या बिनाइन टाइप कहते हैं। ये हमारी जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है, सॉरी जो हमारा मिडिल ईयर क्लेफ्ट है यानी मिडिल ईयर, उसका जो एंटीरो इन्फीरियर पार्ट है, आगे वाला एंटीरो एंड इन्फीरियर पार्ट, उसको इन्वॉल्व करती है ये वाली सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, ट्यूबोटिम्पेनिक वाली, ठीक है। एंटीरो इन्फीरियर पार्ट ऑफ द मिडिल ईयर क्लेफ्ट। तो एंटीरो इन्फीरियर में कौन से आ जाते हैं स्ट्रक्चर्स, यूस्टेशियन ट्यूब इन्वॉल्व होगी, मीजोटिम्पेनम, और इसमें साथ में सेंट्रल परफोरेशन भी होगी,
ठीक है, इसमें कोई भी सीरियस कॉम्प्लिकेशन का कोई रिस्क नहीं होता, यानी ये सेफ़ है ट्यूबोटिम्पेनिक। दूसरी जो टाइप है क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया की, विच इज़ दी अनसेफ एंड डेंजरस टाइप, वो है एटिकोएंट्रल। अब ये पोस्टीरो सुपीरियर पार्ट ऑफ द क्लेफ्ट को इन्वॉल्व करेगी। जो पीछे वाला और सुपीरियर पार्ट है हमारे मिडल ईयर का, हमने 6 साइडेड बॉक्स की तरह मिडल ईयर को पढ़ा है, उसका पोस्टीरियर एंड सुपीरियर पार्ट, यानी इसमें एटिक वाला रीजन आ जाएगा। एंट्रम और मैस्टोइड पोस्टीरियर सुपीरियर स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होंगे, तभी एटिकोएंट्रल कह रहे हैं। और साथ में एटिक या मार्जिनल परफोरेशन होगी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के मार्जिन पे, या एटिक परफोरेशन। तो अब जो डिजीज़ है इसमें एसोसिएटेड होगी कि इसमें बोन एरोडिंग कोलेस्टिटोमा भी होगा, साथ में आपने याद रखना है ग्रेन्युलेशंस होंगी, ग्रेन्युलेशन टिश्यू फॉर्मेशन या ऑस्टियाइटिस, ठीक है, बोन की इन्फ्लामेशन। रिस्क जो है कॉम्प्लिकेशंस का वो इस वैरायटी में हाई होता है, एटिकोएंट्रल में रिस्क ज़्यादा है। ये जो टेबल है 11.1, इसमें दिखाया गया है डिफरेंस बिटवीन द 2 टाइप्स ऑफ क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, ट्यूबोटिम्पेनिक सेफ टाइप, एटिकोएंट्रल अनसेफ टाइप। अब डिस्चार्ज जो होगा वो ट्यूबोटिम्पेनिक में तो बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज़ होगा, लेकिन म्यूकोइड है और ऑर्डरलेस है। लेकिन एटिकोएंट्रल क्योंकि अनसेफ है तो उसमें डिस्चार्ज है तो स्केंटी, लेकिन पर्युलेंट पस वाला एंड फाउल स्मेलिंग। ठीक हो गया। ट्यूबोटिम्पेनिक में परफोरेशन हमने कहा सेंट्रली होती है, एटिकोएंट्रल में एटिक या मार्जिनल परफोरेशन। ग्रेन्युलेशन भी हमने एटिकोएंट्रल में कहा क्यों हो रही है, क्योंकि बोन की इन्फ्लामेशन यानी ऑस्टियाइटिस हो रहा है, उस वजह से ग्रेन्युलेशन टिश्यू फॉर्मेशन होगी। लेकिन ट्यूबोटिम्पेनिक में अनकॉमन है। पॉलिप मिलेगा हमें दोनों में, ट्यूबोटिम्पेनिक में पेल पॉलिप फॉर्मेशन होगी जो प्रोट्रूड कर रहा होगा एक्सटर्नल ऑर्डरी कनाल में उसी परफोरेशन के थ्रू, लेकिन एटिकोएंट्रल में रेड एंड फ्लैशी पॉलिप होगा। कोलेस्टिटोमा फॉर्मेशन इसमें नहीं हो रही, एटिकोएंट्रल में हो रही है। कॉम्प्लिकेशंस भी इसमें रेयर हैं लेकिन कॉमन है एटिकोएंट्रल में। ऑडियोग्राम हम देखेंगे तो माइल्ड टू मॉडरेट कंडक्टिव हियरिंग लॉस आपने याद रखना है ट्यूबोटिम्पेनिक में हो रहा है, लेकिन मिक्स्ड यानी सेंसिटिव न्यूरल एज वेल एज कंडक्टिव हियरिंग लॉस एटिकोएंट्रल में हो सकता है, ठीक है, कंडक्टिव या मिक्स्ड हियरिंग लॉस। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ये दो हमने एटिकोएंट्रल ट्यूबोटिम्पेनिक 2 टाइप्स क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया की डिस्कस की। अब है अल्टरनेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। एक और क्लासिफिकेशन है, ये अल्टरनेटिव है। इसमें अब क्या कह रहा है कि जो ट्यूबोटिम्पेनिक डिजीज़ होती है हमारे मिडल ईयर की, ट्यूबोटिम्पेनिक हम इसीलिए कह रहे हैं कि जो एंटीरो इन्फीरियर पार्ट है उसको इन्वॉल्व कर रहा है, ट्यूबोटिम्पेनम हवाई यूस्टेशन ट्यूब वगैरह इन्वॉल्व हो रही है। तो इसमें इसकी जो ट्यूबोटिम्पेनिक डिजीज़ है मिडल ईयर की वो म्यूकोजल डिजीज़ है, आपने याद रखना है। इसमें स्क्वामस एपिथेलियम की एविडेंस इन्वेजन का कोई एविडेंस नहीं होता, यानी स्क्वामस एपिथेलियम आके हमारे मिडल ईयर को इन्वेड करे और कोलेस्टिटोमा हो, इस तरह का कोई सीन ट्यूबोटिम्पेनिक में नहीं है। इसको हम एक्टिव कहते हैं जब परफोरेशन उस पार्स टेंसा वाले रीजन में हो, ठीक है, यहाँ पे पार्स टेंसा वाले रीजन में, तो हम इसको एक्टिव कहेंगे। साथ में उसमें इन्फ्लामेशन भी हो परफोरेशन में म्यूकोज़ा की, ठीक है, म्यूकोज़ा की इन्फ्लामेशन है, पार्स टेंसा में परफोरेशन है और म्यूकोपर्युलेंट डिस्चार्ज भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम उसको एक्टिव डिजीज़ कहेंगे। इनएक्टिव कब कहेंगे, जब परमानेंट परफोरेशन है। परमानेंट हमने कब कहा था, जब यहाँ पे एपिथेलियम आके इसको लाइन कर दे, तो परफोरेशन स्क्वामस एपिथेलियम जब आ जाती है तो परफोरेशन परमानेंट हो जाती है, ठीक है। तो अगर परफोरेशन परमानेंट है पार्स टेंसा में, लेकिन मिडल ईयर का म्यूकोज़ा इन्फ्लेम नहीं है, अंदर वाला इन्फ्लेमेशन नहीं है, ना ही कोई इसमें से डिस्चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम कहेंगे डिजीज़ इज़ इनएक्टिव। ठीक हो गया। एक्टिव इनएक्टिव का थोड़ा डिफरेंस याद रखिएगा। इसके अलावा परमानेंट परफोरेशन इम्प्लाई करती है कि हमने कहा स्क्वामस जो एपिथेलियम है वो हमारे एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द पार्स टेंसा पे और म्यूकोज़ा जो लाइन कर रही है उसके इनर सरफेस पे, वहाँ पे फ्यूज़ हो जाए, उसके एजेस को आपस में फ्यूज़ कर दे, ठीक है, वो स्क्वामस एपिथेलियम। तो हम कह देते हैं अब परफोरेशन जो है परमानेंट हो गई है, क्योंकि वहाँ पे स्क्वामस एपिथेलियम आ गई है जो कि एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द पार्स टेंसा एंड म्यूकोज़ा लाइनिंग ऑन द इनर साइड, दोनों को उसने फ्यूज़ कर दिया। इसके अलावा हील्ड क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया क्या होता है, हील हो गया यानी कि ऐसी कंडीशन जहाँ पे हमारी जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है वो हील हो गई है, यूजुअली 2 लेयर्स की मदद से हील हो चुकी है और एट्रोफिक हो गई है, आसानी से वो रिट्रैक्ट भी हो सकती है। अगर मिडल ईयर में नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो तो रिट्रैक्ट भी हो जाए, एट्रोफिक भी हो गई है, तो हम कह रहे हैं कि क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया हील हो गया है। ठीक हो गया। तो हील जो ओटाइटिस मीडिया होता है इसमें हमें पैचेस मिलते हैं टिम्पेनोस्क्लेरोसिस के हमारी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के ऊपर या फिर मिडल ईयर के अंदर। मिडल ईयर में तो वो प्रोमोन्ट्री को इन्वॉल्व करेंगे, ऑसिकल्स को, हमारे जो स्टेपीडियस है उसके टेंडन को या टेंसर टिम्पेनाई को, ठीक है। टिम्पेनोस्क्लेरोसिस के पैचेस, एक तरह से टिम्पेनोस्क्लेरोसिस होती है स्कारिंग, ठीक है, स्कार फॉर्मेशन ऑफ द ईयर ड्रम, टिम्पेनोस्क्लेरोसिस, ठीक है, वो हमें मिलेगी। ये सब हमें हील्ड ओटाइटिस मीडिया, ज़ाहिर सी बात है हीलिंग में
इज़ अ स्कारिंग प्रोसेस जो है हीलिंग का ही पार्ट होता है। इसके अलावा हील्ड ओटाइटिस मीडिया में हमें फाइब्रोटिक टिश्यू भी जो है मिडिल ईयर में नज़र आ सकता है। वो ऑलवेज जो है सम डिग्री ऑफ कंडक्टिव हियरिंग लॉस के साथ एसोसिएटेड होगा। फाइब्रोसिस हो गई है तो कंडक्टिव हियरिंग लॉस। तो यहाँ पे जो फिगर इसमें दिखाया गया है रिट्रैक्टेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ठीक है। एटिक में रिट्रैक्शन हुई, ठीक है। ऊपर वाला जो एटिक वाला रीजन है, यहाँ पे एक रिट्रैक्शन पॉकेट बना है जो एरो डिनोट कर रहा है। क्यों बना है? क्योंकि अंदर मिडिल ईयर में नेगेटिव प्रेशर जनरेट हुआ है, इसकी वजह से अंदर की तरफ खिंचाव आया है उसमें, ठीक है। इस तरह से याद रखें, ठीक है। तो ये हम ये अल्टरनेटिव क्लासिफिकेशन देख रहे हैं क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया की। तो यहाँ हम थोड़ा ट्यूबोटिम्पैनिक का एक्टिव इनएक्टिव पे परमानेंट परफोरेशन, हेल क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, ये सारी चीज़ें डिस्कस की। अब कह रहा है कि एटिकोएंट्रल वाली जो दूसरी टाइप थी, एक ट्यूबोटिम्पैनिक, दूसरी एटिकोएंट्रल, इसको हम कहते हैं स्क्वामस डिजीज़, स्क्वामोजल डिजीज़। इंपॉर्टेंट है इसका नेम, स्क्वामोजल डिजीज़ कह रहे हैं हम एटिकोएंट्रल को, ठीक है। स्क्वामोजल डिजीज़ ऑफ द मिडल ईयर। ये इनएक्टिव भी हो सकती है जब जो रिट्रैक्शन पॉकेट है वो पार्स टेंसा में बने, ठीक है। ये पूरी पार्स टेंसा हैंडल ऑफ मेलिस है, यहाँ पे जो है ये पार्स फ्लैसिडा होता है। तो अगर पार्स टेंसा में रिट्रैक्शन पॉकेट बने, ज़्यादातर यहाँ पोस्टीरियर सुपीरियर जो रीजन है इसमें अगर परफोरेशन हो, या फिर पार्स फ्लैसिडा में परफोरेशन हो जाए, तो हम इसको इनएक्टिव कहेंगे। इसमें कोई भी डिस्चार्ज नहीं है, लेकिन स्क्वामस डेब्राए जो है, डेब्रिस जो है, स्क्वामस डेब्रिस, वो इन्हीं रिट्रैक्शन पॉकेट्स में हमें नज़र आए, उसको इन्फेक्ट कर दे, यानी इसमें हमें कोई भी डिस्चार्ज नहीं मिलेगा। इनएक्टिव डिजीज़ है, यहाँ पे जो है बनी है, रिट्रैक्शन हुई है, डिस्चार्ज नहीं है, लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी है कि स्क्वामस डेब्रिस जो है रिट्रैक्शन पॉकेट में हो और इन्फेक्ट हो जाए, इन्फेक्ट होकर फिर डिस्चार्ज करना शुरू हो जाए, ठीक हो गया। तो कुछ जो रिट्रैक्शन पॉकेट्स होते हैं वो याद रखिएगा शैलो होते हैं और उनमें सेल्फ क्लींजिंग होती है, ठीक है। छोटे से होते हैं, शैलो होते हैं, तो उनमें सेल्फ क्लींजिंग होती है। अब जो एक्टिव स्क्वामोजल डिजीज़ होगी, ये थी इनएक्टिव स्क्वामोजल डिजीज़ है। एक्टिव वाली स्क्वामोजल डिजीज़ ऑफ द मिडल ईयर इम्प्लाई करती है, तो उसमें हमें कोलेस्ट्रोमा की फॉर्मेशन पोस्टीरियर सुपीरियर रीजन ऑफ द पार्स टेंसा में मिलेगी, या फिर पार्स फ्लैसिडा में। और ये आपने याद रखना है, बोन को इरोड करेगा, पीछे जो बोन्स है मिडल ईयर में, ऑसिकल्स वगैरह, उनको इरोड करेगा, ग्रेनुलेशन टिश्यू बनेगा, इंपॉर्टेंट है बहुत, और इसमें परुलेंट पस वाला ऑफेंसिव किस्म का डिस्चार्ज जो है वो प्रोड्यूस होगा, परुलेंट, ठीक हो गया। तो ये हो गई एक्टिव स्क्वामोजल डिजीज़ यानी एटिकोएंट्रल डिजीज़। ये अल्टरनेटिव क्लासिफिकेशन हमारी यहाँ कंप्लीट हुई। ये जो फिगर 11.7 यहाँ पे क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया की क्लासिफिकेशन है। हमने कहा कि क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया को हम म्यूकोजल डिजीज़ में कंसीडर करते हैं, स्क्वामोजल डिजीज़। म्यूकोजल डिजीज़ में फर्दर 3 टाइप्स आ जाती हैं, एक्टिव होती है, इनएक्टिव एंड हील्ड। एक्टिव में क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया आ जाता है, ठीक है, म्यूकोजल है ना, एक्टिव है। इनएक्टिव में परमानेंट परफोरेशन सिर्फ रहेगी, और हील्ड वाली में हमने कहा फाइब्रोसिस एंड अडेजन फॉर्मेशन जो हो जाती है, उसको हम अडेजिव ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, ठीक है। ये तीनों टाइप्स, एक्टिव, इनएक्टिव एंड हील्ड ओटाइटिस मीडिया, म्यूकोजल की टाइप्स है, और म्यूकोजल क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया की टाइप है। दूसरी जो क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया की टाइप है वो है स्क्वामोजल डिजीज़, जो अभी हमने 2 देखी। एक होती है जिसमें रिट्रैक्शन पॉकेट्स बने पार्स टेंसा में या पार्स फ्लैसिडा में, और इसको हम एटिलेक्टेटिक एयर भी कहेंगे, आल्सो कहते हैं, ठीक है। दूसरे होता है एक्टिव। एक्टिव डिजीज़ में क्या होगा, कोलेस्ट्रोमा फॉर्मेशन होगी, जो अभी लास्ट में डिस्कस की, कोलेस्ट्रोमा बनेंगे और साथ में डिस्चार्ज होगा परुलेंट किस्म का, ठीक है। तो ये दोनों स्क्वामोजल डिजीज़ हुई, ठीक है। तो ये डिटेल में सारी क्लासिफिकेशन 2 तरह की हमने डिस्कस कर ली, अल्टरनेटिव क्लासिफिकेशन भी की। तो अब जो 2 टाइप्स मेन पढ़ी थी हमने क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया की, ट्यूबोटिम्पैनिक एंड एटिकोएंट्रल, इनकी डिटेल देखेंगे। सबसे पहले डिटेल में है ट्यूबोटिम्पैनिक टाइप। इसकी ट्यूबोटिम्पैनिक टाइप ऑफ क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया एटियोलॉजी क्या है, किस तरह होता है। हमने कहा कि ये डिज़ीज़ जो है अपनी याद रखना है कि चाइल्डहुड के दौरान स्टार्ट होती है, और इसीलिए इसी एज ग्रुप में ज़्यादा कॉमन है। ये असल में जो अब बच्चे को अक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो जाए उसी का सीक्वल होता है, ठीक है। अक्यूट ओटाइटिस मीडिया जो एक्जेंथेमेटस फीवर के साथ होगा, ठीक है, और उसके बाद पीछे जो है एक लार्ज सेंट्रल परफोरेशन रह जाती है। अक्यूट ओटाइटिस मीडिया हुआ, फीवर हुआ उसको, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में एक लार्ज परफोरेशन रह गई। असेंडिंग इन्फेक्शन जो है, हमारी जो यूस्टेशन ट्यूब होती है, हमने कहा था ट्यूबोटिम्पैनिक में यूस्टेशन ट्यूब, हमारे जो एंटीरो इन्फीरियर स्ट्रक्चर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अब यूस्टेशन ट्यूब से असेंडिंग इन्फेक्शन जो है वो आया मिडल ईयर में। इन्फेक्शन टॉन्सिल से भी आ सकता है, एडिनॉइड्स से, अगर साइनसेस इन्फेक्टेड है वहाँ से भी, और ये परसिस्टेंट या रिकरेंट ओटोरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। ओटोरिया क्या होता है, डिस्चार्ज फ्रॉम द एयर, ठीक है। परसिस्टेंट डिस्चार्ज जो है वो इसी इन्फेक्शन की वजह से, टॉन्सिल का, एडिनॉइड, इन्फेक्टेड साइनस, इनके इन्फेक्शन की वजह से ओटोरिया हो रहा है।
असेंडिंग इन्फेक्शन मिडिल ईयर के अंदर जो ट्यूबो टिम्पैनिक या यूस्टेशन ट्यूब से आ रहे हैं, ये और ज़्यादा ईजीली असेंड करेंगे जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग परफोरेशन है। तो उनके लिए इन्फेक्शन के लिए और ज़्यादा आसानी हो जाती है असेंडिंग इन्फेक्शन के लिए कि वो टिम्पैनिक यूस्टेशन जो ट्यूब होती है वहाँ से असेंड करें, ठीक है, जब परफोरेशन हो। नंबर 3 एटियोलॉजी है। पहला तो हमने कहा कि ओटाइटिस मीडिया हो अगर, तो उसकी वजह से होता है ट्यूबो टिम्पैनिक टाइप ऑफ क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, उसी का सीक्वल होता है। दूसरा हमने कहा कि अगर यूस्टेशन ट्यूब से असेंडिंग इन्फेक्शन हो, असेंडिंग इन्फेक्शन क्यों हुआ, जब परफोरेशन हो तो और ज़्यादा लाइकली होता है। इसके अलावा जब टॉन्सिल्स का एडेनॉइड इन्फेक्टेड साइनस का इन्फेक्शन हो तो भी ट्यूबो टिम्पैनिक टाइप ऑफ क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया होती है। थर्ड हम कह रहे हैं परसिस्टेंट म्यूकोइड ओटोरिया इज समटाइम्स द रिजल्ट ऑफ एलर्जी टू द इंजेस्टेंट सच एज मिल्क, एग्स, फिश, ठीक है। हम ट्यूबो टिम्पैनिक टाइप में हमने कहा ना म्यूकोइड ओटोरिया होता है, एयर डिस्चार्ज होता है म्यूकोस नेचर का। परसिस्टेंट अगर रह रहा है ना तो उसकी रीज़न एलर्जी भी हो सकती है, किसी भी खाने वाली चीज़ से, मिल्क से, अंडों से, या फिश जो होती है खाने की वजह से एलर्जी होती है कुछ पेशेंट्स को, तो उसके एयर से डिस्चार्ज प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और ये ट्यूबो टिम्पैनिक टाइप ऑफ क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया का कॉज बनता है। पैथोलॉजी किस तरह है, जो ट्यूबो टिम्पैनिक डिजीज़ है ये आपने याद रखना है कि हमारे म्यूकोज़ा तक ही सिर्फ लोकलाइज्ड रहती है, और ये भी लोकलाइज भी सिर्फ आपने याद रखना है जो मोस्ट एंटीरो इन्फीरियर पार्ट है हमारे मिडिल ईयर क्लेफ्ट का, वहाँ तक लोकलाइज रहेगी, ठीक है। बार बार मैं आपको ये कह रही हूँ एंटीरो इन्फीरियर पार्ट में ट्यूबो टिम्पैनिक टाइप होगी, ठीक है। बाकी जो क्रोनिक इन्फेक्शन होते हैं उनकी तरह ये जो प्रोसेस है इसमें हीलिंग का और डिस्ट्रक्शन का वो हैंड इन हैंड चलेगा, और आइदर इसमें जो है फ़ायदा भी हो सकता है किसी और पे, यानी हीलिंग एंड डिस्ट्रक्शन साथ साथ हो रही है तो हीलिंग या डिस्ट्रक्शन किसी को भी जो है एडवांटेज भी हो सकता है। डिपेंड करता है उसके ऑर्गेनिज्म की वायरुलेंस पे, कितना ज़्यादा वो ख़तरनाक है और पेशेंट की रेजिस्टेंस कितनी है, तो उस हिसाब से हीलिंग होगी या फिर डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगी, डिपेंड करता है दोनों में से क्या ज़्यादा होगा, ठीक हो गया। तो थस जो एक्यूट एक्सेबरेशंस होती हैं वो अनकॉमन नहीं है, यानी कॉमन है, एक्यूट एक्सेबरेशन हो सकती हैं। अब जो पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं जो हमें इस टाइप में ट्यूबो टिम्पैनिक टाइप ऑफ द क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया में मिलते हैं, पैथोलॉजिकल चेंजेस वो यहाँ पे सारे मेंशन हैं। सबसे पहला आपने याद रखना है कि इसमें परफोरेशन होती है, पार्स टेंसा, ठीक है। हमने कहा कि ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, यहाँ पे हैंडल ऑफ मेलियस है, ये वाला रीजन पार्स फ्लैसिडा है, लेकिन ये पूरी पार्स टेंसा है। पार्स टेंसा में हमें ज़्यादातर सेंट्रल परफोरेशन मिलती है, ठीक है, और इसका साइज़ और पोजीशन वेरी कर सकते हैं। यहाँ पे 11.8 में देखें, यहाँ परफोरेशन लिखी हुई है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, तो नोट करें जो एटिक और अच्छा पहले इसको देख लें, परफोरेशन है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में पार्स टेंसा में भी हो सकती है या पार्स फ्लैसिडा एटिक की परफोरेशन। पार्स टेंसा में अगर होगी परफोरेशन तो आपने याद रखना है कि वो सेंट्रल परफोरेशन भी हो सकती है या मार्जिनल परफोरेशन। अच्छा यहाँ पे ये मैंने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बनाई है और यहाँ पे हैंडल ऑफ मेलियस है, तो सेंट्रल परफोरेशन आपने याद रखना है कि वो एंटीरियर भी हो सकती है, पोस्टीरियर, इन्फीरियर या सब टोटल। अगर एंटीरियर जो परफोरेशन होगी वो इस हैंडल ऑफ मेलियस के एंटीरियरली होगी, ठीक हो गया, यहाँ पे एंटीरियर होगा। पोस्टीरियर परफोरेशन इस हैंडल ऑफ मेलियस के पोस्टीरियरली होगी। इन्फीरियर जो है वो इन्फीरियर टू द हैंडल ऑफ मेलियस, और सब टोटल जो है वो वेरी लार्ज परफोरेशन होती है, आपने याद रखना है पार्स टेंसा की वेयर द पार्ट्स ऑफ द पार्स टेंसा एंड द एन्युलस ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आर स्टिल प्रिजर्व्ड, यानी कि इतनी बड़ी वो पूरी सब टोटल कहलाती है, इस परफोरेशन को हम कहते हैं। और ये इसमें क्या होगा कि जो पार्स टेंसा का थोड़ा बहुत हिस्सा ये वाला और जो ये हमारा एन्युलस है इसका थोड़ा हिस्सा अभी तक प्रिजर्व रहेगा, लेकिन बहुत बड़ी सब टोटल परफोरेशन हो सकती है। ये सारी टाइप्स हो गई सेंट्रल परफोरेशन की। अब हमारी होती है दूसरी मार्जिनल परफोरेशन। मार्जिनल परफोरेशन में क्या होता है कि परफोरेशन जो है वो ऑलवेज डिस्ट्रॉय कर देती है, इवन हमारा जो ये एन्युलस है इसको भी डिस्ट्रॉय कर देगी, ठीक है, और सल्कस टिम्पैनिकस तक रीच कर जाएगी, ठीक है। सल्कस टिम्पैनिकस हमने एनाटॉमी में डिस्कस किया, वो ग्रूव होता है जहाँ पे जो है ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अटैच हुई हुई है, इस ग्रूव को हम कह रहे हैं सल्कस टिम्पैनिकस। तो यहाँ तक ये परफोरेशन इवन रीच कर सकती है मार्जिनल परफोरेशन में, ठीक है, जहाँ पे इसकी अटैचमेंट है वहाँ तक। तो इसमें भी डिफरेंट टाइप्स हैं, पोस्टीरियर सुपीरियर होती है यहाँ पे, ठीक है, इसके अलावा एंटीरियरली भी हो सकती है, इन्फीरियरली हो सकती है, टोटल होगी। टोटल को हम कहते हैं पोस्टीरियर सुपीरियर मार्जिनल परफोरेशन, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। वहाँ पे हमने कहा था